तो चलो बच्चों, चैप्टर 13 है आपके बुक का। चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। जो नए बच्चों को चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या फिर अगेन ये जो पार्ट 1 की वीडियो आएगी उसमें देख लेना, इसको उसका एक्सप्लेनेशन दिख जाएगा। नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो, अभी 2 मिनट रहने वाली है। तो पहले से क्या जानते हैं हम लोग फाइबर्स के बारे में? क्लास 7th में आपने पढ़ा है फाइबर्स एंड फैब्रिक्स चैप्टर। फाइबर्स एंड फैब्रिक्स में आपने पढ़ रखा है दैट फाइबर्स आर बेसिकली लॉन्ग थिन एंड वायर लाइक स्ट्रक्चर, जिसका कि हम लोग जनरली यूज करते हैं वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स लाइक रोप्स, क्लॉथ्स, कारपेट्स एक्सेट्रा बनाने में। आगे हम लोग ये भी जानते हैं कि फाइबर्स जो हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करके रखा गया है। एक कैटेगरी है नेचुरल फाइबर्स की और दूसरी कैटेगरी है सिंथेटिक फाइबर्स की, ठीक है। देखो कोई डाउट आएगा ना चैट बॉक्स में लिख देना फट से, ठीक है, वेट मत करना। पहली कैटेगरी आती है नेचुरल फाइबर्स एंड दूसरी है सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स में कॉटन, वूल, सिल्क, ये सारी चीजें आती हैं। इसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ रखा है नेचुरल फाइबर्स वाले चैप्टर्स क्लास 7 में ही पढ़ना था। इस बार हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ना, उसके बारे में समझना, ठीक है। थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं पहले नेचुरल फाइबर्स का। नेचुरल फाइबर्स क्या है? ये वो फाइबर्स हैं जिनको कि ऑब्टेन किया जाता है नेचुरल सोर्सेज से। लाइक जूट प्लांट से आता है। जूट का एक प्लांट होता है, उसका जो बार्क होता है ना, उसको फर्मेंट करा के जूट पाया जाता है। कॉटन प्लांट प्लांट के फ्लावर से आता है। ये सिल्क सिल्क वॉर्म से आता है, ककून निकलते हैं सिल्क वॉर्म के, उनसे सिल्क निकलता है। वूल जो है हम लोग जानते हैं ये बेसिकली हेयर है, या हेयर फॉलिकल्स हम लोग कह सकते हैं। शिप के, गोट्स के, कैमल के, या क्या, या ऐसे ही कुछ जानवर हो गए। नाउ जब इतने अच्छे सोर्सेज हमारे पास हैं तो एक सवाल उठता है कि नीड क्या है, क्यों सिंथेटिक फाइबर बनाना है, मैनमेड फाइबर की जरूरत क्यों है? तो इसकी जरूरत सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत थी द एवर इंक्रीजिंग डिमांड। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पॉपुलेशन धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, एंड विद द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन द डिमांड फॉर टेक्सटाइल इज इंक्रीजिंग। कपड़ों की डिमांड बढ़ती जा रही है, कपड़ों के साथ साथ डिमांड बढ़ती जा रही है कई सारी हाउसिंग मटेरियल्स, डेकोरेटिव आइटम्स और दूसरी कई सारी चीजों की। और इन सभी डिमांड्स को नेचुरल फाइबर्स की मदद से फुलफिल कर पाना मुश्किल होता है। दैट इज वाई क्या करते हैं हम लोग, या साइंटिस्ट को जरूरत पड़ी आर्टिफिशियल फाइबर्स, जिसको कि हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स या मैनमेड फाइबर्स भी कहते हैं, उनको बनाने की, ठीक है। तो पहुंचते हैं हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स में। सिंथेटिक फाइबर्स का डेफिनेशन क्या है बच्चे? द फाइबर्स दैट आर डेवलप्ड आर्टिफिशियली विदाउट यूजिंग नेचुरल सोर्सेज, लाइक एनी सोर्स रिलेटेड टू प्लांट और एनी सोर्स रिलेटेड टू एनिमल, बिना इसका यूज किए जब हम लोग फाइबर्स को बनाते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। एग्जांपल्स नाइलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन, कई सारे हैं जिनके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं ना। एक और सवाल आता है सिंथेटिक फाइबर क्यों? तो एक तो हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा द टू कैटर द एवर इंक्रीजिंग डिमांड। दूसरी क्या है कि चूंकि सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो इजीली फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर हो जा रहा है, तो कोई क्राइसिस नहीं है इसकी अवेलेबिलिटी का। और क्राइसिस नहीं होने के कारण क्या है, ये नेचुरल फाइबर से सस्ता हो जाता है। प्लस इसकी जो बनावट है, मोनोमर एंड पॉलीमर की जो डिफरेंस है, पॉलीमर वाली जो इसकी बनावट है, इसके कारण ये ड्यूरेबल भी हो जाता है, ज्यादा लंबे वक्त तक चलता है। किसी भी नेचुरल फाइबर के मुकाबले सिंथेटिक फाइबर ज्यादा मजबूत होता है, रेडिली अवेलेबल मतलब आसानी से आपको मिल जाएगा, और मेंटेनेंस की जरूरत भी कम पड़ती है। आपको बहुत ज्यादा उसको आयरन करने की जरूरत नहीं है, बार बार उसको धोते रहने की जरूरत नहीं है। सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके कारण सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं ये मार्केट में फेमस भी हैं और लोग इनको प्रेफर भी करते हैं ना। नेचुरल फाइबर्स कैसे हैं? मोनोमर्स से बने हुए हैं। देखो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये समझ लो मोनोमर्स क्या है बच्चे।
छोटे छोटे एटम्स हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, और ये सिंपली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, काफी सिंपल सी इनकी बॉन्डिंग भी है। इस तरीके का जो फाइबर बनता है इसको हम लोग मोनोमर कहते हैं। बट सिंथेटिक फाइबर्स में क्या है कि ऐसे कई सारे छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स को लिया जाता है, ठीक है, और केमिकली प्रोसेस करा के, केमिकल प्रोसेस के थ्रू इनकी बॉन्डिंग को कॉम्प्लेक्स किया जाता है। जैसे देखो ये एक पॉलिम छोटा सा मोनोमर बना, सेकेंड लाइन में भी देखो ये एक और छोटा सा मोनोमर है, थर्ड वाले में देखो एक और मोनोमर है। अब केमिकल प्रोसेस से क्या किया जाता है कि इसको इस तरीके से ज्वाइन करा दिया जाता है, तो ये मोनोमर जो है वो पॉलीमर बन जाता है, ठीक है। और अब जैसे इसकी बनावट है, हाँ स्वेटर की तरह नीट भी कर देते हैं, वैसा ही दिखता भी है लगभग, आप इमेजिन कर सकते हो, स्वेटर कह लो, मॉस्किटो नेट कह लो, है ना। तो ये बनावट जो है ये आपको दिख रहा है कि इस वाले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो डेफिनेटली इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के कारण जो फाइबर या जो फैब्रिक बना होगा वो किसी भी नेचुरल फाइबर से आसान होगा। अब एक डेफिनेशन है, जो प्रोसेस है छोटे छोटे कई सारे मॉलिक्यूल्स को एक कॉम्प्लेक्स चेन में, लंबे चेन में जोड़ देने का और जोड़ के पॉलीमर बनाने का, इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हम एक्सप्लेन कर लिया नाउ। कुछ आते हैं सेमी सिंथेटिक फाइबर। सेमी सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, तो ये वो पॉलीमर्स हैं जिनको ऑब्टेन तो किया गया था नेचुरल सोर्स है, लेकिन क्या किया गया कि कुछ छोटा सा उसमें केमिकल प्रोसेस करके उसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। जैसे रबर ले लेते हैं हम लोग, मॉल्टन रबर जो कि नेचुरली ऑब्टेन हो जाता है प्लांट से, और मॉल्टन सल्फर के साथ उसको रिएक्ट कराते हैं। अब मॉल्टन रबर में मॉल्टन सल्फर जब मिक्स होता है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं इनकी, तो क्या होता है, एक नया रबर बनता है, दैट इज कॉल्ड वल्कनाइज्ड रबर। और ये वल्कनाइज्ड रबर क्या है, एक तरीके का सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है, ठीक है बच्चे। सेमी सिंथेटिक के बाद अब हम लोग एक्चुअल अपने टॉपिक पे आते हैं, डिफरेंट सिंथेटिक फाइबर्स। सबसे पहला है रेयन। सबसे पहली सिंथेटिक फाइबर जो बनी थी वो रेयन ही है, ठीक है। रेयन को हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, ठीक है। और इसको बनाया गया था एक सर्टेन प्लांट के वुड पल्प की केमिकल प्रोसेसिंग से। तो ध्यान दो बच्चे, सिंथेटिक फाइबर के डेफिनेशन में हमने पढ़ा दैट अ फाइबर which is obtained uh, uh, which is made by human or man without using any natural source like plant and animal, लेकिन यहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रेयन है ना, ये आर्टिफिशियल तो है, बट ये फुली आर्टिफिशियल फाइबर नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि इसमें हमने एज अ रॉ मटेरियल एक नेचुरल सोर्स को लिया है और उसको अल्टर करके बनाया है, ठीक है। रेयन की खासियत ये है, रेयन का एक नाम आर्टिफिशियल सिल्क, दूसरा इसका नाम रीजेनरेटेड फाइबर, या फिर और अभी विस्कस सिल्क भी है इसका नाम। ये सारे नाम सिल्क से रिलेटेड इसको इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो है वो काफी हद तक सिल्क से मिलती जुलती है, ठीक है। अब अगर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो वुड पल्प का मतलब क्या होता है, तो देखो, आपने पेड़ देखा है, पेड़ के ऊपर एक डेड टिश्यू होती है जो बार्क ऑफ द ट्री हम लोग कहते हैं, है ना। उसको हटाते हो, उसके बाद एकदम सॉफ्ट सा जो पार्ट मिलता है, सॉफ्ट मतलब टच करने में सिर्फ सॉफ्ट होता है, चिकना सा होता है, दैट इज द लिविंग सेल, ठीक है। बार्क के ठीक नीचे का हिस्सा, उसी को वुड पल्प कहा जाता है, उसी को एक्सट्रैक्ट करके उससे रेयन बनाया गया था, ठीक है। लेयर वाइज उसको एक्सट्रैक्ट करता है ताकि पेड़ सूखे भी ना और फाइबर अच्छा बने उससे, ठीक है। अब ध्यान दो रॉ मटेरियल क्या क्या यूज हुआ है रेयन को बनाने के लिए बच्चे, तो वुड सेल्यूलोज का यूज किया गया जो कि एक नेचुरल फाइबर है, ठीक है। और इसी नेचुरल फाइबर के केमिकल प्रोसेसिंग से क्या बनता है, रेयन। इसीलिए रेयन का एक नाम रीजेनरेटेड फाइबर भी है कि वुड पल्प में फाइबर तो ऑलरेडी है, बट केमिकल प्रोसेस हमने क्या किया, उसको दोबारा जेनरेट किया, रीजेनरेट किया है, तो इसीलिए वो हो गया रीजेनरेटेड फाइबर। अब देखो रेयन काफी फेमस है बच्चा, रेयन फेमस इसलिए है क्योंकि इसके काफी ज्यादा यूजेज हैं,
और इसकी क्वालिटी एक ऐसे फाइबर से मैच करती है जो कि काफी ज्यादा फेमस है क्लॉथिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, सबसे पहली क्वालिटी तो यही है कि इसका जो फील एंड टेक्सचर है वो सिल्क, वूल, कॉटन और लिनन जैसा है। ठीक है, तो इसके कारण भी इसको यूज किया जाता है। बेडशीट्स वगैरह में कॉटन के साथ मिक्स करके इसको यूज किया जाता है, सो दैट द लश्यर ऑफ द सिल्क कम्स टू इट। ठीक है, सिल्क का टेक्सचर, सिल्क का लश्यर आ जाए, कॉटन वाली फील आ जाए। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉटन के साथ रेयॉन को मिक्स करके बेडशीट्स बनाते हैं। कारपेट्स आपके घरों में यूज होता होगा, अपने कारपेट्स देखा है। कारपेट्स में भी जो चमक आती है वो चमक इसलिए है क्योंकि रेयॉन को यूज कर देते हैं हम लोग वूल के साथ मिक्स करके कारपेट्स बनाने में। रुई के साथ यूज कर देते हैं हम लोग कारपेट्स बनाने में। दूसरी एक क्वालिटी क्या है कि ये काफी ज्यादा स्मूथ है, ठंडा रहता है एंड कंफर्टेबल है। साथ ही साथ आप इसको काफी सारे वाइड विविड रेंज ऑफ कलर्स में, काफी सारे चमकीले चमकीले से आप इसको रंग दे सकते हो। ये काफी इजीली कलर हो जाता है और उस कलर को काफी देर तक पर्टेन करके रखता है, वो अपने पास ऑब्टेन करके रखता है, काफी जल्दी कलर लूज नहीं करता है। तो ये भी एक इसकी अच्छी क्वालिटी है जिसके कारण इसको यूज किया जाता है काफी ज्यादा। ठीक है, समर्स में, गर्मियों के मौसम में रेयॉन को आप यूज कर सकते हो जस्ट लाइक यू यूज कॉटन और सिल्क, क्योंकि इसकी एक क्वालिटी है कि ये क्या करता है, स्वेट को एब्जॉर्ब कर देता है। ठीक है, दूसरी कई सारी अपैरल्स बनाने में यूज किया जाता है, ड्रेसेस बनाने में, जैकेट्स बनाने में, लाइनिंग्स बनाने में, सूट्स, हैट्स, इन हर जगह पे यूज किया जाता है रेयॉन को। बट एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप परसेंटेज फिक्स नहीं कर सकते। देयर इज नो फिक्स्ड परसेंटेज कि कॉटन में कितना परसेंट रेयॉन मिलाएंगे, वूल में कितना परसेंट रेयॉन मिलाएंगे। ये आप जिस तरीके के मटेरियल को बना रहे हो, जिस तरीके की आपको उसको क्वालिटी देनी है, उस तरीके से आप इसको मिक्स करते हो। ठीक है, आपको मार्केट में ऐसे भी कपड़े मिलते हैं दैट आर 100% कॉटन, आपको ऐसे भी कपड़े मिलते हैं जिसमें कॉटन एंड लिनन मिक्सड होता है, लिनन मिक्सड होता है। आपको ऐसे भी कपड़े मिल जाते हैं जिसमें 80% कॉटन, 10% लिनन एंड 10% रेयॉन मिक्स मिलेगा। ठीक है, तो परसेंटेज वो फिक्स नहीं है। ठीक है, जिस जो इंडस्ट्री है, जो ब्रांड है, जो कि इन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं कि हम परसेंटेज चेंज करके देखते हैं क्या फर्क पड़ता है जो फैब्रिक बना। ठीक है, और अगर वो उनके फायदे की फैब्रिक है तो फिर वो उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यस, इट डिपेंड्स ऑन क्लॉथ और द मटेरियल्स जो कि बन रही है ना। आप कॉटन का ही कपड़ा लेने जाते हो, आपको कॉटन के कपड़े 100, 200, 500 के भी मिलेंगे, आपको वो हजारों के भी मिलेंगे। दैट्स बिकॉज द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ द कॉटन, है ना। तो कोई फिक्स रेंज नहीं है फाइबर्स के केस में। इंडस्ट्रीज में बाबू सर्जिकल प्रोडक्ट्स बनाने में टायर के कॉर्ड्स में यूज किया जाता है। और इसके अदर्स नाम क्या क्या है, विस्कस रेयन, आर्ट सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क और रीजनरेटेड फाइबर। और इन चार नामों में विस्कस रेयन और आर्ट सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, कपड़ों वाली जो इंडस्ट्री है वहां पे काफी ज्यादा फेमस है। अगला है नाइलॉन। नाइलॉन पहला ट्रू आर्टिफिशियल फाइबर है, क्योंकि जो हमने आर्टिफिशियल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर की डेफिनेशन पढ़ी, वो नाइलॉन ही पूरा करता है। इसमें किसी भी तरीके के प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, यानी कि किसी भी तरीके के नेचुरल सोर्स का यूज नहीं किया गया। इसको पूरी तरीके से क्या किया गया है, बनाया गया है केमिकल्स की मदद से, पेट्रोकेमिकल्स की वजह से बनाया गया है इसको। ठीक है, और बच्चे नाइलॉन नाम भी आसान है। नाम कैसे रखा गया, तो नाइलॉन के बनाने के लिए साइंटिस्ट जिन दो जगहों से थे, जो कि न्यूयॉर्क और लंदन था, उन दोनों जगहों के नाम को मिलाकर, न्यूयॉर्क का एन और वाई, लंदन का LON, इसको मिलाकर नाइलॉन नाम रख दिया गया। ठीक है, ये आप शायद देखो स्क्रीन पे पढ़ पा रहे होगे। नाइलॉन को हम लोग वंडर पॉलीमर कहते हैं। वंडर पॉलीमर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब तक नाइलॉन नहीं बना था तब तक लोगों को उम्मीद नहीं थी कि कुछ ऐसे फाइबर भी बन जाएंगे जिसके लिए एक्चुअली किसी प्लांट सोर्स का, किसी एनिमल सोर्स का जरूरत नहीं पड़ेगा। लोगों को इस बात की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब साइंटिस्ट ने रिसर्चेस करके इसको डेवलप किया तो ये एक्चुअली चौंकाने वाली चीज थी। दैट इज वाई इसका एक नाम वंडर पॉलीमर भी रखा गया है। और नाइलॉन बच्चे देखो काफी ज्यादा फेमस है अपने यूजेज के कारण भी। इसके भी काफी ज्यादा वैरायटी ऑफ यूजेस है। पहला, नेचर वाइज ये इलास्टिक है, टेंसाइल है,
और सिल्क का अपीयरेंस देता है। ठीक है, टेंसाइल मतलब इसको आप खींचोगे तो जल्दी टूटेगा नहीं है। ठीक है, सिल्क का अपीयरेंस देता है, इस कारण इसको काफी ज्यादा यूज किया जाता है। सॉक्स बनाने में, कारपेट्स बनाने में और दूसरे कई सारी हॉसियरी आइटम्स बनाने में नायलॉन का यूज करते हैं हम लोग। नायलॉन कैन बी मेड बाई हेक्साना डिऑयल डाइफ्लोराइड। क्लास 8 में हो तुम, 12th और ग्रेजुएशन वाले केमिकल फॉर्मूलाज ना पढ़ो, ना लिखो और ना दूसरे को बताओ। सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है ये चीजें। ठीक है, इसीलिए खिचड़ी बनता है, मार्क्स कटता है। नेक्स्ट, नायलॉन इज यूज्ड इन वेरियस मिलिट्री एप्लीकेशंस। कई सारी दूसरी मिलिट्री एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है। ठीक है, रोप्स, पैरासूट्स, इन सभी में नायलॉन का यूज हम लोग करते आ रहे हैं। और लास्ट क्लास में जब इसको पढ़ा रहा था, एक्चुअली जब ये सारी नोट्स मैंने लिखी थी अपने हाथों से, तब मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करो एक नायलॉन वायर की और सेम डायमीटर की एक स्टील वायर की, तो नायलॉन वायर ज्यादा स्ट्रांग पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप समझो कि नायलॉन के बने हुए रोप्स एंड पैरासूट्स को यूज करना कितना सेफ है या इसको क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ नायलॉन की एक अच्छी खासियत ये भी है कि ये काफी ड्यूरेबल है, काफी लंबे वक्त तक चलता है, ये काफी जल्दी खराब नहीं होता, लाइक दी नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स की एक बुराई है कि वो काफी जल्दी खराब होने लगते हैं, नायलॉन के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए काफी ज्यादा इसका यूज किया जाता है सीट बेल्ट्स में, टायर कॉर्ड्स में, कई सारी क्लॉथ्स में भी इसको मिक्स करके यूज किया जाता है। ठीक है, इनफैक्ट हमारी जो डेली नीड्स की आइटम्स हैं, घरों पे जो हम लोग डेली नीड्स के कई सारे सामान यूज करते हैं, इंक्लूडिंग टूथ ब्रशेस, कॉम्स एक्सेट्रा, उन सभी में नायलॉन की काफी ज्यादा यूज की जाती है। कई बार तो ये प्रोडक्ट्स प्योर नायलॉन के होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ रॉक क्लाइंबिंग रोप्स में भी, मैं अभी टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा था, तो उस टेंसाइल स्ट्रेंथ के कारण ही फिशिंग नेट्स के लिए, रॉक क्लाइंबिंग रोप्स के लिए भी हम लोग नायलॉन का यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका दूसरा सिंथेटिक फाइबर का डिस्कशन खत्म होता है। तीसरा आता है टेरिलीन। टेरिलीन देखो क्या बच्चा, आर्टिफिशियल फाइबर है, इलास्टिक इन नेचर है, ड्यूरेबल है, रिंकल रेजिस्टेंट है और मॉथ रेजिस्टेंट है। ठीक है, और इनकी इस क्वालिटीज के कारण फैब्रिक्स बनाने में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि आप घर पे जाना और कपड़ा जो होगा ना, कपड़े का एक टैग देखना, जहाँ पे ये चीजें मेंशन होती है कि प्योर कॉटन है या चीजें मिक्स्ड है, वहां पे आप देखोगे जनरली कॉटन के कपड़े हो या कोई और दूसरे फाइबर के कपड़े हो, उसमें टेरिलिन मिक्स्ड होता है, क्योंकि फैब्रिक्स बनाने में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये काफी फेमस फाइबर है। ठीक है, इसकी एक क्वालिटी है कि ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, और इसी के कारण से रेनकोट्स बनाने में, ठीक है, या जो नाव होती है, जो शिप होती है, उनमें जो सेल्स लगती है, जो आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, है ना, वो बड़े बड़े से कपड़े लगे हुए होते हैं बोट्स के ऊपर या शिप के ऊपर, जिनसे हवा टकराती है तो बोट उस डायरेक्शन में स्पीड में आगे बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड सेल्स ऑफ बोट। उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और कंफ्यूज मत होइएगा कि ये वाटर प्रूफ है, वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट। ठीक है, वाटर को काफी देर तक ये एब्जॉर्ब नहीं होने देता, बट इट ऑल्सो हैज अ लिमिट। ठीक है, वाटर प्रूफ है, सब पॉलिथीन नहीं है ये। कन्वेयर बेल्ट बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। कन्वेयर बेल्ट आपने देखा होगा, अगर आप कभी एयरपोर्ट में है तो वहाँ जो सामान वगैरह आते जाते रहता है ना, आप रख देते हो वो खुद आगे बढ़ के चला जाता है, वो। या फिर आप मॉल्स वगैरह में भी जाते हो तो कई बार आपको अपनी आइटम्स चेक कराने के लिए जो पर्स या बैकपैक आपके पास है, उसको रखना पड़ता है वहां पे। लिफ्ट के जैसा ही होता है बच्चे, बट लिफ्ट में क्या होता है ना, मेटालिक बेल्ट्स लगे हुए होते हैं, ये मेटालिक बेल्ट नहीं होता है। ठीक है, ये टेरिलीन का बना हुआ है। ठीक है, और कई सारी होम फर्निशिंग आइटम्स को में भी इसका यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबका क्लियर होगा, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट होगा नहीं। अगर होगा तो हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर में डाउट क्लास में, वहां क्लियर कर लेंगे। आगे हम लोग स्टार्ट कर देते हैं एक छोटा सा टॉपिक और, जो कि है पीईटी। पीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चे? पी स्टैंड्स फॉर पोली
E stands for ethene and stands for टेट्रा। कई बच्चे ना इसको पढ़ ही नहीं पाते, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो, टेट्रा PH THALATE, टेट्रा, ये साइलेंट हो जाता है, थैलेट, ठीक है, टेट्राफ्थलेट पढ़ते हैं हम लोग इसको। सो PET स्टैंड्स फॉर पोलीथीन टेट्राफ्थलेट, ठीक है, ये भी एक तरीके का सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक पॉलीमर है, जिसके बारे में हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले तो इसके बारे में यही लिख लेते हैं, इट इज अ सिंथेटिक पॉलीमर। नेक्स्ट, किस बात के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको? तो आप लोग यूज करते हो, सभी लोग यूज करते हो इसको। बॉटल्स में, बॉक्सेस वगैरह जो आपको दिखती हैं PET की बनी हुई, उनमें, और भी कई सारी चीजें हम लोग जिसमें यूज करते हैं। और क्या क्या है? पैकेजिंग कंटेनर्स जो होते हैं उनको बनाने में, स्पेशली फॉर फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए जो पैकेजिंग कंटेनर्स आप देखते हो, क्या क्या देखते हो? पॉली बैग्स देखते हो, प्लास्टिक रैप्स देखते हो, प्लास्टिक बॉटल्स देखते हो, वो सभी चीजें किससे बनी हुई होती हैं? PET से बनी हुई होती है, ठीक है। आप देखो तेल वगैरह जिस पाउच में आता है, या दूसरे कोई भी फूड आर्टिकल भी जो आप देखते हो ना, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि उनमें PET काफी ज्यादा मात्रा में हो। नेक्स्ट, और कहाँ यूज किया जाता है? मैग्नेटिक टेप्स आपने अगर देखे हैं, ऑडियो और वीडियो कैसेट रिकॉर्डर्स के, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने नहीं देखे होंगे, बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ, मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ या फोटो दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। वो पुराना वाला कैमरा देखा है आपने, रील वाला कैमरा, जिसमें ब्राउन कलर की पतली सी फिल्म लगती थी, रील लगती थी, ठीक है, ऑडियो कैसेट्स भी आते थे वैसे, वीडियो कैमरास भी आते थे, ठीक है। हाँ, तो वो सारी चीजें जो है ना, वो PET से बनी हुई होती थी। तो वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डर्स में मैग्नेटिक टेप्स के फॉर्म में इनको यूज किया जाता था, ठीक है। अब हालांकि इसका ये वाला यूज जो है वो काफी कम रह गया, या ये कह सकते हम लोग कि ना के बराबर रह गया है, ठीक है, बट यूजेस तो है। साफ कराना पड़ता था, यस। आप फोटो क्लिक कर लेते थे, जो कैमरा होता था उसमें, देखो ये जो फोटोज आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये वाली देखो, ये एक्चुअल दिख रही है, ठीक है, ये साइड में इसमें दिख रहा है फोटो, इसमें आप फोटो क्लिक करते थे, ऐसी ही चीजें बन जाती थी। उसके बाद इसको आप लाइट में देखते थे, और लाइट में देख के डिसाइड करते थे कि किसको प्रिंट करवाना है, फिर यहाँ से आप ऐसे करके कट करते थे। मान लो ये वाला घर प्रिंट करवाना है, ये वाला नहीं करवाना है, यहाँ देखो लाइट कम है इसलिए इसमें लाइट ज्यादा है, तो इसको ऐसे कट करके इसको दे देते थे हम लोग फोटो स्टूडियो में। फिर वो लोग इसको केमिकली क्लीन करते थे, और क्या करते थे इससे, फोटो प्रिंट करके देते थे, आप जितने भी साइज की फोटो मांगते थे, ठीक है। ऑडियो कैसेट्स अगर आपने देखे हैं, देखो इस तरीके वाले कैसेट अगर आपने देखे हैं, तो ये जो ब्लैक कलर वाली दिख रही है ना, ये एक्चुअली ब्लैक या ब्राउन कलर की, हाँ, रील होती थी, पतली सी, यहाँ देखो इसमें हाथ वाले पे दिख रही होगी तुमको, ये ऐसी ही होती थी, ये गोल गोल घूमती थी। जैसे ये वाला जो फोटो देख रहे हो, रॉक एंड रोल, तो ये क्या है, रॉक एंड रोल का गाना होगा इसमें, ठीक है। और मान लो अभी स्टार्ट हुआ ये, तो यहाँ से देखो ऐसे रील आपको शायद ऐसे हल्की सी नीचे से ऐसे दिख रही होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक टेप से कनेक्ट होता था, मैग्नेटिक स्ट्रिप जो हमारा फ्लेयर होता था उससे,
और फिर ये दोनों घूमना स्टार्ट करती थी। ये रील इधर से ऐसे जाता था, इसमें पूरा घूमता था। ठीक है, तो गाना खत्म हो जाएगा, ये पूरी कैसेट खत्म हो जाएगी जब ये पूरा का पूरा रील इधर आ जाएगा। फिर अगर आपको ये रील दोबारा प्ले करनी है तो उसमें एक रिवर्स बटन आता था, रिवाइंड बटन आता था। रिवाइंड बटन आप दबाते तो ये पूरी रील पहले घूम के वापस जाती थी। ठीक है, ये पूरी रील घूम के वापस जाती थी और तब प्ले होता था। अभी के जैसा नहीं कि आप एक बैक बटन प्रेस करते हो या रिप्ले बटन प्रेस करते हो और प्ले हो जाता है। ये पूरा घूमता था, गोल गोल घूम के पूरा वापस जाता था। ठीक है, कई बार तो लोग हाथ से करते थे, पेंसिल वगैरह लगा के कुछ से घुमा घुमा के, ये बीच में दिख रहा ना, इससे घुमा घुमा के करते थे। तो ये जो पतला सा फिल्म दिख रहा है ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर का, ये पीईटी का बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपको एक और छोटी सी चीज पढ़ा देता हूँ मैं आज वाले में। कुछ रहे जो पुराने बच्चे हैं, उनके लिए रहेगी, ऐसा ना हो कि सर पुराना वाला ही रिवीजन कराते रहते। एक्रिलिक के बारे में। एक्रिलिक फाइबर्स को हम लोग एक्रिलॉन भी कहते हैं, ये आप जानते हो, शायद याद हो आपको। ठीक है, और ये जो है ना, ये वूल के जैसा दिखता है। इट इज अ सिंथेटिक फाइबर। उसकी क्वालिटी क्या है? इट रिजेंबल्स एज वूल। जैसे रेयन का क्या था कि रेयन जो था वो सिल्क के जैसा दिखता है। ठीक है, वैसे ही एक्रिलिक फाइबर जो है, एक्रिलॉन जो है, ये वूल के जैसा दिखता है। ठीक है, तो आप स्वेटर्स या शॉल्स जो यूज करते हो और आपको लगता है कि आप वूल का यूज कर रहे हो, वो एक्चुअली में किसके होते हैं? वो सिंथेटिक वूल के, यानी कि एक्रिलिक के, एक्रिलोन के बने हुए होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो नेचुरल वूल जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, प्लस वो अच्छी क्वालिटी का वूल होगा तो महंगा होगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं सस्ता सुंदर टिकाऊ जो कपड़ा मिल गया वो ले लेते हैं, क्योंकि ठंड हमारे यहाँ काफी छोटे वक्त के लिए आती है। तो देर इज अ वेरी हाई चांस कि स्वेटर्स जो आप यूज कर रहे हो या शॉल्स जो आप यूज कर रहे हो, ये कॉमनली कैसे बने हुए होते हैं? एक्रिलिक से या एक्रिलॉन से बने हुए होते हैं। ठीक है, बट हमें लगता है कि वे वूल के बने हैं। हाँ, आप एक्रिलिक को आर्टिफिशियल वूल कह सकते हो। ठीक है, मेन यूजेज की अगर बात कर ले हम लोग तो ब्लैंकेट्स बनाने में यूज करते हैं हम लोग इसका। ठीक है, आ, आप लोग जो रजाइयाँ यूज करते हो वो कैसी होती हैं? लाइट होती हैं एंड वार्म होती है ना। तो जनरली देखो होता क्या है, अगर आप ट्रेडिशनल रजाई यूज करोगे तो एक प्रॉब्लम आएगी उसमें कि वो काफी ज्यादा भारी हो जाएगी। बट एक्रिलिक की बनी हुई जो ब्लैंकेट्स हैं, जो क्विल्ट्स हैं, उनकी एक खासियत क्या है कि वो लाइट होती है और वार्म होती है, या वार्मर भी हो सकती है। ये नेचुरल वूल से ज्यादा भी गर्म कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि बनाते वक्त टेक्सचर कैसा रखा गया है उसका। ठीक है, इधर लिख लो। नेचुरल वूल से ये सस्ता भी है, इसीलिए मार्केट में ज्यादा यूज भी हो रहा है अब। ठीक है, चीजों के सस्ती और महंगी होने के पीछे ना, ध्यान देना बच्चे, दो चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, एक होता है वो मैन्युफैक्चर कितना हो रहा है, और दूसरा होता है कि उसका डिमांड कितना। ठीक है, डिमांड को अगर स्टेबल रख दो और मैन्युफैक्चर घट जाए तो भी क्या होगा? प्राइस हाई हो जाएगा। ठीक है, और
मैन्युफैक्चर को अगर स्टेबल कर दो, मान लो मैन्युफैक्चर को स्टेबल कर देते हैं इस बार, भाई जितना बन रहा था उतना बन रहा है, लेकिन अचानक डिमांड बढ़ गया है, तो भी क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी कारण से चीजें महंगी हो जाती है। नेचुरल वूल भी महंगा है, मैन्युफैक्चरिंग कम है, इसकी डिमांड ज्यादा है, तो ये डेफिनेटली महंगा हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोनों केस लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी कम है, डिमांड भी ज्यादा है, तो पैसा तो जाएगा ऊपर। ठीक है, एक्रिलिक के साथ ऐसा नहीं है, वो आप एबंडेंट अमाउंट में उसको मैन्युफैक्चर करा पा रहे हो। ठीक है, तो डिमांड जो है वो एक्रिलिक फुलफिल कर दे रहा है, तो इसलिए उसको ज्यादा महंगा होने की जरूरत नहीं। ठीक है बच्चे, तो आज वाले में इतना ही। अगले क्लासेस में हम लोग पढ़ने स्टार्ट करेंगे, सिंथेटिक फाइबर्स हमने पढ़ लिया, अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना, जिसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के यूज करने के फायदे क्या क्या हैं, फिर जानेंगे नुकसान क्या क्या हैं, और फिर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स में। सिंथेटिक फाइबर्स कंप्लीट हो जाएगा, प्लास्टिक्स पार्ट को स्टार्ट करेंगे फिर प्लास्टिक के बाद।